जय हिंद। मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बिहार बोर्ड हिस्ट्री में। आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं का इतिहास विषय के चैप्टर 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का फुल एक्सप्लेनेशन, जो कि हम कई पार्ट में करेंगे। मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट लेकर के आया हूं, जिससे आपको एक ही साथ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल अंत तक बने रहें और क्लास में मेरे साथ जुड़े रहें, और इस क्लास को जैसे शेयर भी करेंगे आप। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्र, इसका अंग्रेजी शब्द होता है नेशन। ध्यान देंगे, NATION, नेशन। पहला पॉइंट क्या है? अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। किनके अनुसार? तो अर्नेस्ट रेनर के अनुसार। देखिए, यही है अर्नेस्ट रेनर जी। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ध्यान देंगे आप कि यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। आपको पूछा जाएगा राष्ट्र किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। देखेंगे कैसे, आप ध्यान देंगे। यहाँ पे पूछा जाएगा आपको कि किसके अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए अर्नेस्ट रेनर। बात समझ में आई? एक पॉइंट से आपको 3 प्रश्न मिला। देखिए अगला पॉइंट क्या है। राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। क्या होता है? निष्ठा का चरम बिंदु होता है। क्या? तो राष्ट्र। इस 2 पॉइंट से आपको 3-4 प्रश्न मिल गए आसानी से। देखिए अगला है राष्ट्रवाद। पॉइंट क्या है? यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। ध्यान देंगे, क्या कहा जा रहा है? एकता का वाहक बनती है। यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो आप आसानी से परिभाषा लिखेंगे कि यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। ये आपका सही उत्तर होना चाहिए। बात समझिएगा, मैंने क्या कहा कि यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। यानी कहा जाए तो राष्ट्रवाद जो है एकता का वाहक बनती है। इसको ध्यान रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में, किस महादेश में? यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो चुका था। ध्यान रखेंगे आपको। यहां से प्रश्न आपको पूछा जाएगा, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे ध्यान देंगे आप। पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद की भावना का जो है बीजारोपण, एक सेकेंड, राष्ट्रवाद की भावना का जो बीजारोपण है यूरोप में किस काल से शुरू हो चुका था, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। पूछा भी जाएगा किस महादेश में, तो यूरोप। ठीक है। देखिए अगला पॉइंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्रित हुई। यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? ध्यान देंगे, मैं फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कब एकत्रित हुई थी? तो 1815 में। सेकंड कैसे पूछा जा सकता है? आपको पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए वियना। बात समझ में आई? यहाँ से इस पॉइंट से आपको 2 प्रश्न आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये भी पूछा जाएगा कि किसके पतन के बाद, तो आप बोल सकते हैं नेपोलियन के पतन के बाद। बात समझ में आई? इस पॉइंट से भी काफी आपको ऑब्जेक्टिव मिला, जो कि VBI है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब आ गया यहाँ पे नेपोलियन कौन था, जो कि पिछले पॉइंट में चर्चा किया था इनके बारे में। देखिए यही है नेपोलियन साहब। ध्यान देंगे आप इनको। इनके बारे में हम जानते हैं। इनका जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के अजासियो शहर में हुआ था। ध्यान देंगे, पूछा जाएगा कहाँ हुआ था, तो अजासियो शहर में हुआ था। ध्यान देंगे, लेकिन पूछा जाएगा किस द्वीप के, यानी अजासियो शहर किस द्वीप में पड़ता है, तो कोर्सिका द्वीप में। ध्यान रखेंगे। कब हुआ था जन्म, तो 15 अगस्त 1769 को। याद करने का मैं यहाँ पे तरीका बता देता हूँ। देखो थोड़ा सा फनी है, समझने का आप प्रयास करना। देखो 15 अगस्त को हम लोग झंडा क्या करते हैं, फहराते हैं भाई साहब, मिठाई भी खाते हैं, जलेबी खाते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे थे जो 69 थे, यानी 69 थे, वो 2 दिन बाद पहुंच रहे हैं जलेबी खाने के लिए। बताइए मिल पाएगा उनको 2 दिन बाद, यानी 17, यानी आपका ध्यान में आ गया कि 15 अगस्त 1769। इसको ध्यान में रखेंगे आप। देखिए अगला पॉइंट क्या है। इनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। पूछा जाएगा कि नेपोलियन का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो आपका उत्तर होना चाहिए कुलीन परिवार।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। वाह, देखिए तो यूरोप के इतिहास को क्या किया इन्होंने, प्रभावित किया। किससे, तो अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से। ध्यान रखेंगे, आप अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से जो है अपने गार्जियन को पूरा खुश रखने का प्रयास करें, कर्म अच्छा करें, बढ़िया से पढ़ाई करें, खूब पढ़ाई करें और एग्जाम में एकदम धमाका मचा करके आए। देखिएगा अगला अगला पॉइंट क्या है, इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि ये कौन, ये नेपोलियन साहब, ये अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गए। बताइए, कहने का मतलब है, पूछा जाएगा कि नेपोलियन जो है किस वर्ष में यानी किस आयु में सेनापति बन गए थे। आपका सही उत्तर होना चाहिए 24 वर्ष। यहां से क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि नेपोलियन अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में क्या बन गए, तो आंसर होगा सेनापति बन गए। टेंशन नहीं लेना है, मैं ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा जब चैप्टर एंड हो जाएगा। तो देखिएगा अगला पॉइंट, नेपोलियन ने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई। कौन सी सेना को, फ्रांसीसी सेना को, ध्यान रखेंगे, और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली, यानी खूब पॉपुलर हो गए। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। बताइए, फ्रांस का शासक भी बन गए। कोई दिक्कत, घेरा लगा रहा हूं, सभी आपका पॉइंट है, आप इसको अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं मेटरनिख के बारे में। मेटरनिख कौन था? मेटरनिख एक प्रमुख ऑस्ट्रियाई राजनेता, कूटनीतिज्ञ और विदेश मंत्री थे। इन्होंने नेपोलियन के बाद, किसके बाद, तो नेपोलियन के बाद यूरोपीय इतिहास में केंद्रीय भूमिका निभाई। क्या निभाई? केंद्रीय भूमिका निभाई। ध्यान देंगे, मेटरनिख एक प्रमुख क्या थे, ऑस्ट्रियाई राजनेता थे, कूटनीतिज्ञ भी थे और विदेश मंत्री भी थे। ध्यान रखेंगे, मैं फिर से यहाँ से आपको रिपीट कर देता हूं। मैं देखिएगा, यहाँ पे कहने का मतलब है मेटरनिख एक प्रमुख क्या थे, ऑस्ट्रियाई राजनेता थे, कूटनीतिज्ञ थे और विदेश मंत्री भी थे। यहां से 3 पॉइंट आपको निकल करके आया। देखिए आगे, इन्होंने, मतलब किसने, तो मेटरनिख साहब ने, इन्होंने नेपोलियन के बाद, किसके बाद, तो नेपोलियन के बाद यूरोपीय इतिहास में क्या निभाई, केंद्रीय भूमिका निभाई। अगला पॉइंट देखिएगा, ये घोर रूढ़िवादी थे। पूछा जाएगा कि मेटरनिख क्या थे, कैसे थे, तो घोर रूढ़िवादी थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, इन्होंने उदारवाद व राष्ट्रवाद का विरोध किया। पूछा जाएगा कि मेटरनिख ने जो है किसका विरोध किया था। आपका सही उत्तर होना चाहिए उदारवाद व राष्ट्रवाद का विरोध किया था। देखिए, जैसे कि पिछले सेक्शन में आए, अगर हम इधर आए, मैं फिर से आपको चर्चा कर देना चाहता हूं। यहाँ पे नेपोलियन कौन था, अगर आपको मिल जाए लिखने के लिए तो आप ये पूरा नोट लिख देंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार से हमने बताया मेटरनिख कौन था, जो कि आपने देखा। अगला पॉइंट देखिए, इन्होंने यूरोप में शांति तथा शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए 1815 की वियना कांग्रेस का नेतृत्व किया। ध्यान रखेंगे, क्यों, तो शांति तथा शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए इन्होंने 1815 की वियना कांग्रेस का नेतृत्व किया। पूछा जाएगा कि मेटरनिख ने जो है वियना कांग्रेस का नेतृत्व क्यों किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, शांति तथा शक्ति संतुलन। शांति तथा शक्ति संतुलन, इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। आइए हम मेटरनिख के बारे में कुछ मुख्य तथ्य को जानते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि मेटरनिख युग क्या है, ध्यान देंगे, आपको लिखना होगा, इनके प्रभाव के कारण 1815 से 1848 तक के यूरोपीय इतिहास को क्या कहा जाता है, मेटरनिख युग कहा जाता है। तो मेटरनिख युग कब से कब तक होगा, 1815 से 1848 तक, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए इनका विचारधारा। पॉइंट है, ये राजतंत्र के समर्थक थे। यहां से बहुत ही प्रश्न उठाया जाता है एग्जाम में। पूछा जाएगा कि मेटरनिख किसके समर्थक थे, तो आपका आंसर होना चाहिए राजतंत्र के। और उन्होंने सेंसरशिप व गुप्तचर नेटवर्क के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने की नीति अपनाई। क्या, तो क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने की नीति अपनाई। यानी ये किस विचारधारा के थे, आप समझ गए होंगे। देखिए अगला पॉइंट, अब देखिए भूमिका। उन्होंने नेपोलियन की हार के बाद, किसके हार के बाद, नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय राजनीति के सर्वे सर्वा के रूप में ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को क्या किया, मजबूत किया। बोलिए कोई प्रॉब्लम। देखिए और आगे, अब अंत, इनका अंत कैसे हुआ, यानी प्रगतिशील शक्तियों के उदय के कारण अंततः उनका क्या हो गया, पतन हो गया। प्रगतिशील शक्तियों के उदय के कारण, जब प्रगतिशील शक्तियां जब क्या हुआ, जब चालू हो गया, शुरू हो गया, यानी उदय हुआ उसका, तो उनका क्या हो गया, पतन हो गया, यानी इनका क्या हो गया, अंत हो गया। तो इसके साथ ही साथ
मैं क्लास को एंड करता हूं यानी अंत करता हूं और मैं बता देना चाहता हूं सप्ताह के प्रत्येक फ्राइडे और ट्यूसडे शाम 7 बजे चैनल पर वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप अवश्य वहां से देख लीजिएगा।